आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कल यानी कि 7 सितंबर 2020 से एक लंबी यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस की, जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा नाम वैसे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक सवाल उठ खड़ा होता है, क्या भारत आज टूट के कगार पर है? क्या भारत आज खंड खंड हो गया है, जिसकी वजह से भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है? इसकी मंशा क्या है? और इसके साथ साथ एक और सवाल ही उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका संदेश क्या जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक दल की यात्रा है, उस यात्रा का नाम अगर भारत जोड़ो रखा जाए तो क्या अपने आप में उचित है? इस पर हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले इस यात्रा की मुख्य बातें आपके सामने। कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा श्रीनगर में समाप्त होगी, यानी कि देश के दक्षिणी छोर से शुरू होती हुई, कन्याकुमारी से शुरू होती हुई यात्रा पूरे अपने समागम को पूरा करती हुई जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी, यानी कि दक्षिण से उत्तर तक यह पूरी यात्रा है। इस यात्रा को एक पॉलिटिकल यात्रा के तौर पर तो देखा जा ही रहा है, लेकिन इस यात्रा के जो नक्शे को देखा जाए तो 12 राज्यों से यात्रा निकलेगी। 2 केंद्र शासित राज्य को भी अपने यात्रा में शामिल होते हुए देखेंगे हम। 3570 किलोमीटर की लंबी ये यात्रा है। इस यात्रा में ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 150-155 की होगी, उनके हाथों में तिरंगा झंडा होगा, यानी कि तिरंगे के तले यात्रा होने जा रही है। रोज दिन 2 पालियों में 2 बार यात्रा निकलेगी। हर रोज कोशिश यह है, इस यात्रा की मकसद यह है कि 22 से 25 किलोमीटर तक पैदल सफर किया जाएगा। 150 दिन में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पहुंचने का विचार है। कांग्रेस की यात्रा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ चलती हुई दिखेगी, जिसमें 20 हॉल्ट पॉइंट होंगे। और इस यात्रा का रूट तय करते वक्त जो नक्शा तैयार किया गया, उस पूरे नक्शे को अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस यात्रा की शुरुआत, जैसा कि हमने आपसे कहा, कन्याकुमारी से शुरू होती यात्रा तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी, वहां से कोच्चि से लाबूर, वहां से मैसूर, फिर बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जालगांव, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद इंदौर जो कि मध्य प्रदेश, कोटा, दौसा, अलवर राजस्थान, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंबाला हरियाणा में, पठानकोट पंजाब में, जम्मू और उसके बाद श्रीनगर। ये वो पड़ाव है इस यात्रा के, जहां पर जो यात्री हैं वो रुका करेंगे। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनको भी आप समझ लीजिए। भारत यात्री जो होंगे वो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से शुरू करते हुए कश्मीर तक पहुंचेंगे। प्रदेश यात्री प्रदेशों में शामिल होंगे, राज्य में वो चलेंगे और उसके बाद उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। अतिथि यात्री वो होंगे जो दूसरे राज्यों से आकर जो यात्री हैं, पूरे भारत जोड़ो अभियान की यात्री जो हैं, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो 3 श्रृंखला में यात्री हैं जिन्हें बांटा गया है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, जाहिर सी बात है इस पूरी यात्रा का मकसद है सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध की बातों को सामने रखना। भारतीय जनता पार्टी के विरोध की नीति, भारतीय जनता पार्टी के तमाम काम किए सो कॉल्ड पत्ता खोल और इस तरह की बातों पर जोर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर विपक्षी पार्टी कांग्रेस को यह करना चाहिए। सत्ता पक्ष की पोल पट्टी खोलने का काम आखिरकार विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये 5 तस्वीरें अभी आपके सामने हैं, जिसमें आप देखिए कि गांधी परिवार के नेतृत्व में हाल के दिनों में किस तरह से कांग्रेस ने अभियान रचा है। महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने काले कपड़े पहने। महंगाई की चौपाल राहुल गांधी ने की दिल्ली में रामलीला मैदान में, और यहां पर कई तरह के आरोप मढ़े गए। प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त विरोध किया था जब महंगाई के विरुद्ध वो खड़ी थीं। काले कपड़े वाले दिन, उस दिन वो मौजूद थीं। उनकी गिरफ्तारी की बात भी सामने आई और मैन हैंडल करने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। कृषि कानून के खिलाफ भी इसी तरह की बात निकल कर आई। अब यहां पर मोटी बात यह है कि आप पूछेंगे कि कांग्रेस यात्रा क्यों करना चाह रही है? क्या यह देश हित की यात्रा है या दरअसल ये कांग्रेस अपनी पार्टी की छवि को, कांग्रेस अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जित करने के लिए इस यात्रा का इस्तेमाल कर रही है? तो इस बात को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बड़ी मोटी सी बात है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना चाहती है। और मुख्य बिंदु क्या होंगे इस यात्रा के? सबसे पहले महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है।
महंगाई को तोड़ना है, महंगाई से नाता तोड़िए, भारत को जोड़िए। लेकिन अब यह बात अपने आप में डायकॉटमी है। महंगाई को तोड़िए, भारत को जोड़िए। क्या महंगाई की वजह से भारत टूट रहा है? अगर नहीं टूट रहा तो यह स्लोगन कैसे सही बैठता है? बेरोजगारी का जाल तोड़िए, भारत को जोड़िए। अब यह नारा भी वैसे देखा जाए तो विपक्ष के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या बेरोजगारी की वजह से हिंदुस्तान में टूट फूट है? क्या सड़कों पर प्रदर्शन है? क्या लोग बाहर निकलकर मारपीट कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यह अभियान तो अच्छा है, बिल्कुल होना चाहिए। नफरत तो नहीं होनी चाहिए भारत के सभ्यता के आधार पर, भारत को जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संविधान बचाएं मिलकर, भारत जोड़े मिलकर, कदम कदम आगे बढ़ाएं। संविधान क्या खंडित हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखें मूंद ली हैं? क्या इस देश में संविधान के अलावा किसी और का आधिपत्य चल रहा है? इस सवाल का जवाब फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन ये बड़े मुद्दे हैं जो कांग्रेस इस यात्रा के दौरान उठाना चाहती है। राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा को निकालना की मुख्य 3 बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने आर्थिक असमानता पूरे देश में फैला दी है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, और इसको दूर करने के लिए वो पूरे देश में अलख जगाना चाहते हैं। उनकी दूसरी बड़ी बात, जो मुद्दा है, वो है जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के साथ साथ रंग के आधार पर पूरे देश में अपराध बढ़ रहे हैं, भेदभाव बढ़ रहा है। इसके खिलाफ वो भारत जोड़ो अभियान शुरू करना चाहते हैं। क्या यह अभी तक सत्यापित हो पाया है कि बीते 8 साल में जब मोदी सरकार है उस वक्त इन तमाम मुद्दों पर ज्यादा अपराध हो रहे हैं? और क्या इसके पहले बीते 10 साल यानी कि 2004 से 2014 के बीच धार्मिक उन्माद का कोई भी मामला, सांप्रदायिक उन्माद का कोई भी मामला, जातीय हिंसा, इन तमाम मुद्दों पर कहीं कोई बात सामने आई नहीं? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आज भारत जोड़ो क्यों है? यह सवाल उठ के खड़ा होता है। कांग्रेस सरकार के द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात भी सामने आ रही है। अब कांग्रेस यह बात कह रही है कि सभी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के पार्टियों को डराने, धमकाने और उन्हें लाइन हाजिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह बात हम तब समझने की कोशिश करें जब इसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कांग्रेस के शासनकाल के दौरान केज पिजन बताया था। अब पैरट इन द केज, यानी कि एक तोता जो कि पिंजड़े में बंद है। तो अगर सीबीआई कांग्रेस के शासनकाल में पिंजड़े में बंद तोता थी, तो आज सीबीआई के क्या पर कतर दिए गए हैं? और अगर पर कतर दिए गए हैं तो पिंजड़े से बाहर निकल गई है क्या सीबीआई? यह सवाल उठता है। इसका जवाब भी शायद कांग्रेस को देना चाहिए। जनता से संवाद और जनाधार की मजबूरी और उसकी मजबूती, ये तमाम मुद्दे हैं जो आज कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसके साथ साथ कांग्रेस करना क्या चाहती है? दरअसल अपने इस पूरे अभियान के साथ कांग्रेस लोगों के बीच जाना चाहती है। कांग्रेस का मिशन है 2024 में लोकसभा का जब चुनाव हो तो उस वक्त एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सामने आए, और यही कोशिश हो रही है। सबसे पहले देखिए इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी की बात। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हों, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में कि राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मंतव्य को सामने रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के मुद्दे सरकार के सामने उठाने चाहिए और यह काम विपक्ष का है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। जो हमारी समझ है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं और इसकी तुलना की जा रही है 1983 में चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पदयात्रा से। 6 जनवरी 1983 को चंद्रशेखर ने पदयात्रा निकाली थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक उनकी यात्रा थी। 4000 किलोमीटर तक वो खुद पैदल चले थे। 25 जून 1984 को वो राजघाट पहुंचे थे और उस वक्त चंद्रशेखर की इस यात्रा का फायदा सीधे तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो उनको नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा कि 1990 में वो देश के 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए, क्योंकि चंद्रशेखर सिर्फ ऐसे नेता नहीं थे जो संसद में जब खड़े होते थे तो उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था, बल्कि ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए अहम कदम उठाए थे।
उनकी पदयात्रा उस वक्त निकली थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और कांग्रेस के विरोध में विपक्षीय एकजुटता को सामने रखने के लिए चंद्रशेखर सामने आए थे। उस वक्त जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि विपक्ष के पास कोई न नेता है, न चेहरा है, न कोई एजेंडा है, तार तार था विपक्ष। ठीक शायद उसी तरह जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा माना जाता है कि विपक्ष तार तार है, विपक्ष एकजुट नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। 1983 की चंद्रशेखर की यात्रा जो सामने आई थी, उसे उस वक्त उनके दो सलाहकारों ने अंजाम दिया था, राजा मोहन और एनजे एंटनी। आज राहुल गांधी के दो सलाहकार हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके मीडिया सलाहकार जयराम रमेश और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। 1980 में आज राहुल गांधी की तरह 1980 के पैरेलल में अगर हम देखें तो राहुल गांधी चंद्रशेखर के समान जन समर्थन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क एक बड़ा यहां पर है, जब चंद्रशेखर ने अपनी यात्रा निकाली थी उस वक्त उनका मकसद लोकसभा का चुनाव नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में मकसद स्पष्ट है, 2024 का लोकसभा का चुनाव। चंद्रशेखर की यात्रा के बाद चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह के खिलाफ क्रांति रथ की यात्रा निकाली थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वीपी सिंह देश को बोफोर्स घोटाले के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वक्त तब था जिस वक्त घाटी में आतंकवाद भी था और उसकी वजह से काफी वहां पर दिक्कतें भी थी। वीपी सिंह की इस यात्रा से बहुत सफलता मिली ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, वीपी सिंह को एक बहुत बड़ी सफलता इसलिए मिली कि अंततः वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन हुए। लेकिन यह फायदा उनको बहुत बड़े पैमाने पर उनकी यात्रा से नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से मिला था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उस वक्त जो है वो हम एक और यात्रा की बात आपको बताना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। एक और यात्रा की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। इस यात्रा का संचालन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने किया था। इस यात्रा का समापन श्रीनगर में किया गया था और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया था। हम सब जानते हैं कि उस यात्रा का संचालन किसने किया था। उस यात्रा का संचालन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत महासचिव नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आइए आपको दिखाते हैं उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। ये वो यात्रा थी जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की एक नई खेप देखने को मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में और खास करके मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने वहां पर यह सिद्ध किया था कि अगर आपके दिल में आग है तो आप लाल चौक पर जाकर झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन रथ यात्रा हमारे देश में किस तरह से लोगों को जोड़ती या फिर राजनीति को आगे बढ़ाती है, ये अगर किसी ने प्रदर्शित किया तो वह है भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा से पूरे देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक ऐसी यात्रा थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को हाशिए से मुख्य धारा मिलाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सबसे बड़े दावेदार में एक बन गई। यह यात्रा सोमनाथ से निकली थी, जो अयोध्या तक की यात्रा थी। 9 राज्यों तक इस यात्रा को आगे बढ़ाना था, 10,000 किलोमीटर तक का सफर होना था, लेकिन 25 सितंबर 1990 को जो यात्रा शुरू हुई थी उसे बीच में ही रोकना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया था। सांप्रदायिक हिंसा का एक तरह से कहा जा रहा था कि इसे उकसाने की वजह से, इसके वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, जिसकी वजह से इस यात्रा को रोका गया था। तो यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन अब हम वापस लौटते हैं अपने मुख्य
बिंदु पर। हमारा मुख्य बिंदु क्या है? आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकती है? क्या कांग्रेस वाकई में अपने आप को लाकर खड़ा कर जाएगी उस जगह जहां पर सत्ता कांग्रेस के हाथ में मिलती हुई दिखाई देगी? जरा आप अगर देखें तो इसको समझने में बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस आज अपने संगठन के स्तर पर बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज स्थिति कांग्रेस की पहले के मुकाबले काफी खराब है। इन तमाम यात्राओं का जिक्र हमने जो किया, इसमें चाहे आप वीपी सिंह की बात करें, चाहे आप चंद्रशेखर जी की बात करें, चाहे आप लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, चाहे मुरली मनोहर जोशी की यात्रा की बात करें, इन सभी यात्राओं में एक मकसद था। वो राजनीतिक कितना था, वो समाज को जोड़ने का कितना था, यह अपने आप में चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि राहुल गांधी की आज की यात्रा जो कल से शुरू होने जा रही है, वो यात्रा विशुद्ध राजनीति की है। और ऐसी यात्राएं पहले भी हो चुकी हैं। अब भाई जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1982 में तेलुगु देशम की पार्टी को लेकर आगे बढ़ने वाले एनटी रामाराव ने भी पदयात्रा निकाली थी। 29 मार्च 1982 को एनटी रामाराव ने अपनी यात्रा शुरू की थी हैदराबाद से, और पूरे आंध्र प्रदेश में एनटीआर घूमे थे। 7,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी और 4 बार पूरे राज्य का चक्कर उन्होंने लगाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में उनका नाम शामिल किया गया था। 9 महीने बाद तेलुगु देशम की सरकार आंध्र प्रदेश में बनी थी और कोई भी उनको हरा नहीं पाया था। एनटीआर की इस यात्रा के साथ इतना समर्थन उन्हें मिला कि जनवरी 1983 में हुए चुनाव में 294 में से 199 सीटें उन्हें मिली थी, और उस वक्त से लेकर लगातार 5 बार तक आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की एनटीआर की सरकार रही। 2004 में आंध्र प्रदेश में जब हाशिए पर कांग्रेस पहुंच चुकी थी, तो सत्ता पर हासिल करने के लिए सत्ता के लालसा में 2003 में कांग्रेस के आंध्र के बड़े नेता वाईएसआर रेड्डी ने सूखे के खिलाफ पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली थी। 3 अप्रैल 2003 से शुरू की गई इस यात्रा को 60 दिन में पूरा किया गया था, और इस यात्रा में 11 जिले को कवर किया गया था। इस यात्रा में 1,500 किलोमीटर की यात्रा सफर को तय करने के साथ ही यात्रा में कांग्रेस को जबरदस्त जन समर्थन भी हासिल हुआ था। इस यात्रा से पहले 10 साल से तेलुगु देशम की सरकार राज्य में थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में और इस यात्रा के जरिए जन समर्थन हासिल करने में वाईएसआर को जबरदस्त सफलता मिली, जिसकी वजह से 2004 में वाईएसआर के नेतृत्व में विधानसभा में 294 में से 185 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यात्राओं का राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश में भी रहा है। मुलायम सिंह यादव देवीलाल की क्रांति रथ के जरिए सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव ने 17 सितंबर 1987 को क्रांति रथ की यात्रा निकाली थी, और 2012 में उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे अखिलेश यादव ने 31 जुलाई से 14 अक्टूबर 2011 तक की क्रांति रथ की यात्रा निकाली थी और साइकिल पर सवार हुए थे। असर यह था कि 2012 में 224 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने अपने दम पर अपनी सरकार बनाई थी। यह कमाल वो दोबारा नहीं कर पाए। वाईएसआर रेड्डी की पदयात्रा की तरह ही चंद्रबाबू नायडू ने 2004 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई थी, लेकिन 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए पदयात्रा निकाली। 117 दिनों की पदयात्रा में 2340 किलोमीटर की दूरी उन्होंने कवर की, लेकिन उस विधानसभा में उनकी सत्ता की वापसी कैसे हुई? 294 सीटों में से 117 सीटें उन्होंने जीती और फिर वो सत्ता पर काबिज हुए। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जो कि अब सलाहकार के तौर पर राहुल गांधी के साथ हैं, उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी। 192 दिनों की यात्रा चली थी, जिसमें 230 विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने कवर किया था। 110 सीटों को दिग्विजय सिंह के इस कवरेज की वजह से ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक लाभ हुआ कांग्रेस को। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यह यात्रा आध्यात्मिक थी, लेकिन हर कोई जानता है कि इसका परिणाम राजनीतिक था, और 2018 में कांग्रेस को इसका काफी फायदा मिला था, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह ने अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय रखा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसी हम आपको यात्राएं दिखा रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल की यात्रा है वो जगनमोहन रेड्डी की है। जगन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया, जो कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी पदयात्रा निकाली थी। 6 दिसंबर 2017 को उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी और 3648 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उन्होंने 125 विधानसभा सीट कवर की और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। आज भी जगनमोहन के मुकाबले पूरे उनके क्षेत्र में कहीं कोई ऐसा नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके।
तो ये ऐसी यात्राएं हैं जिनका राजनीतिक मकसद रहा है, और इस पूरे बात को हम आपके सामने इसलिए सामने रखना चाहते हैं क्योंकि जब आप राजनीतिक मकसद से भी रैलियां निकालते हैं तो उसका बड़ा असर होता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में यात्राएं निकाली जाती हैं और उसकी वजह से राजनीतिक फायदा होता है, तो आइए कुछ विदेश में ऐसी राजनीतिक सफर की भी चर्चा कर लें, क्योंककि एक ओवरऑल डायमेंशन है। ऐसी कई सफल परीक्षण विदेश में भी किए गए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं मार्टिन लूथर किंग की। 7 मार्च 1965 में मार्टिन लूथर किंग ने अपनी एक यात्रा शुरू की थी, जिसमें सेल्फन से मोरमगेरी तक की यात्रा थी। इस यात्रा में अफ्रीकी लोगों को वोट देने का अधिकार की मांग की गई थी और अमेरिकी संसद को इस कानून को पारित करना पड़ा था। मार्टिन लूथर किंग की इंस्पिरेशन की वजह से ही बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, पहले अश्वेत जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन अब मैं जरा आपको इतिहास के पन्ने में थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आज जब हम यात्राओं की बात कर रहे हैं तो यहां पर वन गांधी वर्सेस अनदर की बात करनी पड़ेगी। मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे राहुल गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिन्होंने जन समर्थन के साथ 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। पदयात्रियों की राजनीतिक और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति का ऐसा परिचय पूरी दुनिया ने आज तक नहीं देखा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से गुजरात में, और दांडी तक की यात्रा 385 किलोमीटर की सफर को तय करते हुए 26 दिनों में पहुंचा था। नमक कानून के खिलाफ इस यात्रा को लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से अंग्रेजों को बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भारतीयों को नमक बनाने की पूरी छूट मिली थी। नमक बनाने पर उससे पहले जो कानून था उसके आधार पर 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता था। राजनीतिक यात्राओं की सबसे बड़ी मिसाल दांडी यात्रा है। अब हम शुरू करते हैं अपना आकलन। अगर आप आज महात्मा गांधी की 1930 की दांडी यात्रा की तुलना करते हैं और जब आप राहुल गांधी की 2022 की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना करते हैं, तो आपके सामने 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। महात्मा गांधी ने जिस यात्रा को शुरू किया था, वो यात्रा भारत की आजादी के लिए एक लैंडमार्क यात्रा थी, भारत को जोड़ने वाली यात्रा थी। एक ऐसा कानून जो कि लोगों को गुलाम बनाता था, उसके खिलाफ यात्रा थी। राहुल गांधी की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो कि राजनीतिक उसका मकसद है। उसका नाम भारत जोड़ो जरूर है, लेकिन उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव हैं, और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अगर 2014 से लेकर आज तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मत होना, विपक्ष को साथ लेकर चलना, यह बहुत आसान नहीं रहा है। मुख्य पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मुख्य धारा में न पाने का एक दंश झेला है। पहले 44 सीटें, उसके बाद 50 से ऊपर सीटें। पॉपुलैरिटी में यहां तक कि अगर हम कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें, टोटल वोट्स भी पोल्ड की बात करें, तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ अपना वोट शेयर खोया है, बल्कि नंबर ऑफ पीपल पोल्ड वो भी खत्म किया है। तो कांग्रेस ने अपनी यात्रा का नाम जो रखा है भारत जोड़ो यात्रा, इस पर सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि क्या हम ये मानते हैं कि आज भारत खंडित है? अगर हम ये मानते हैं कि आज भारत खंडित है, तो इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा होना चाहिए। क्या इसका नाम कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आज कांग्रेस खंडित है। अगर आप देखें तो आज सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस का शासन है और बाकी जगह सहयोगी सरकार चल रही है, और वो भी बहुत टूटी हुई है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे आप बिहार की बात करें, आप जैसे कि कई अन्य राज्यों की बात कर सकते हैं। पंजाब में देखिए क्या हाल हुआ है कांग्रेस का अभी के चुनाव में। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी कांग्रेस खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान छोड़ दें तो कहीं भी कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार है ही नहीं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यवस्था के तौर पर कांग्रेस के पास कहीं भी जमीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं।
अगर आप नेता के तौर पर कहें तो किसी भी राज्य में चलाकर खड़े हो जाइए, अगर आपको दो नेता जो कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिखाई दें तो उसके बाद तीसरा नेता किसी राज्य में दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की स्थिति यह है कि राहुल गांधी आज भी अपने आप को अध्यक्ष पद पर पाना चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और वो कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर है। कांग्रेस दिशाहीन है। तो क्या इसका नाम भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो नहीं होना चाहिए था? और इसके साथ साथ एक और सवाल उठाता हूं मैं। आज अगर हम अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें, हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। क्या इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पिछले तिमाही में विकास दर 13.5% पहुंच चुकी है, जो कि अब तक का काफी बेहतर विकास दर है किसी भी अन्य देश की तुलना में। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 तक हम जर्मनी को भी पछाड़ देंगे अर्थव्यवस्था और वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी के आधार पर, और 2030 तक तो हम जापान से भी आगे निकल जाएंगे। अगर हम देश और दुनिया के तौर पर देखें तो हम अगले 10 साल में जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बड़े बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह कहना अपने आप में सही है कि देश खंडित हो रहा है? अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस खंडित है और कांग्रेस को बचाने की आवश्यकता है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर देश की स्तुति भी ली जा सकती है। हम यहां पर एक छोटा सा